हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं सभी साथियों का अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो ये हमारी करंट अफेयर की आज अक्टूबर महीने की तीसरी क्लास होगी। इससे पहले हम 2 क्लासें पूरी कर चुके हैं और सभी भाइयों ने हमारे देखी है, उनके लिए धन्यवाद। देखिए, करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या दूसरा कोई एग्जाम हो। करंट अफेयर तो समझ लो आना ही आना है सभी साथियों। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, करंट अफेयर के वीडियो को सब लोग देखें और अपने ग्रुप में अपने भाई बंधुओं को भी शेयर करें, ताकि वो भी इतना बढ़िया कंटेंट जो हम बना रहे हैं उन तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है कि बस आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दे करें। चलिए, तो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मदर टू चाइल्ड यानी कि माँ से बच्चे में संचरण को पूरी तरह समाप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन चुका है। ठीक है भाई, तो क्या क्या है? HIV, हेपेटाइटिस और आपका सिफिलिस, यानी कि माँ से बच्चे में संचरण को पूरी तरह समाप्त करने वाला बन चुका है। तो वो देश है आपका मालदीव। याद रखिएगा, अच्छा सवाल एग्जाम में आने वाला, मालदीव। तो मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने माँ से बच्चे में होने वाले 3 गंभीर रोगों के संचरण को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। इस उपलब्धि को क्या बोला गया है? ट्रिपल एलिमिनेशन। क्या बोला गया है? ट्रिपल एलिमिनेशन का नाम दिया गया है। इसमें शामिल 3 बीमारियां थी, एक HIV हो गई, दूसरी हेपेटाइटिस बी हो गई और तीसरी होगी आपकी क्या भाई? सिफिलिस। मालदीव में 95% से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्ण देखभाल प्राप्त होती है। और मालदीव की राजधानी आप जानते हो माले है, मुद्रा वहाँ की रुपया है, राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? मोहम्मद मुंजू। तो ध्यान रखना कौन सा देश है वो? मालदीव। अगले सवाल पे आते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, फिक्की के जो अध्यक्ष निर्वाचित बने हैं वो क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है अनंत गोयनका। क्या नाम है इनका? अनंत गोयनका। ये बन गए हैं। तो अनंत गोयनका को वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की का निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त किया है और वे वर्तमान में आरपीजी समूह के उपाध्यक्ष हैं और फिक्की की 98वीं वार्षिक आम बैठक के समापन पर पदभार ग्रहण करेंगे। वह वर्तमान अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल का स्थान लेंगे, यानी इनकी जगह कौन आएंगे? आपके अनंत गोयनका आएंगे। स्थापना की बात कर लें, देखो फिक्की क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड आपका इंडस्ट्री। तो ये फुल फॉर्म है फिक्की की, ध्यान रखिएगा। स्थापना कब हुई इसकी? 1927 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिरला। और महासचिव कौन है? ज्योति विजय। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? देखिए, 16वां वित्त आयोग, उसका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तो 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। ध्यान रखना, कब तक बढ़ा दिया है? 30 नवंबर 2025 तक। तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल में 1 महीने की वृद्धि करते हुए 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया था। ध्यान रखना आप लोग, ये डेट और महीना। पहले आयोग को अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत करनी थी। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 साल की अवधि के लिए लागू होंगी। पूर्वकालिक सदस्य कौन होंगे? एनी जॉर्ज मैथ्यूज और आपका मनोज पांडा। ध्यान रखना। देखिए, अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल क्या है हमारा? अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मुफ्त ई वीजा सुविधा देने की घोषणा की है? देखिए भाई, मतलब कि मुफ्त मुफ्त ई वीजा सुविधा देने की हमने योजना बनाई है। किस देश को? रूस को नहीं, मलेशिया को नहीं, किसको? मंगोलिया को। किस देश को दी है? तो मंगोलिया को हमने ये सुविधा दी है। याद रखिएगा आप लोग। तो भारत ने मंगोलियाई नागरिकों के लिए कौन सी? मुफ्त ई वीजा की घोषणा की है और यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख के बीच राजनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर हुई है। तो याद रखना आप लोग, उखना खुरेलसुख, ये कौन है? मंगोलियाई राष्ट्रपति हैं।
चलिए, भारत ने मंगोलिया से युवा सांस्कृतिक राजदूतों को प्रायोजित करने का भी निर्णय लिया है। बौद्ध विरासत को जोड़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय और गंदन मठ के बीच सहयोग की पहल की गई है। मंगोलिया राजधानी उसकी उलन-बटोरा है। मुद्रा वहाँ की क्या है? तोगोर्ग है। और महाद्वीप कौन है आपका? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो ध्यान रखना आप लोग, किससे की गई है हमने? तो मंगोलिया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्ट देने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? और फुटबॉल में तुम जानते हो एक खिलाड़ी बहुत फेमस है, इनका नाम है मेसी, और उनके भारत में भी आए थे वो भी। तो क्या नाम है उनका? लियोनेल मेसी। तो इनका असिस्ट सबसे ज्यादा है आप लोगों का। तो अर्जेंटीना के हैं, ये भी याद रखना। खिलाड़ी कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना के। तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 3 शीर्ष में बात करें तो मेसी हैं आपके अर्जेंटीना के, फिर हैं नेमार जूनियर ब्राजील के, फिर हैं आपके लिंडन डोनोवन। तो लियोनेल मेसी 8 बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। वे लगातार 4 बार 2009 से 12 तक यह पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना। तो मेसी अर्जेंटीना के। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 20 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? किसने भैया? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने किसी देश को पैसा दिया है उसको बाहर निकालने के लिए, मतलब आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए। किसको दिया है? तो ये दिया है अर्जेंटीना को। किसको दिया है? अर्जेंटीना को। तो अर्जेंटीना को अमेरिका ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए पैसा दिया है। चलिए साहब, और पैसा कितना दिया है? 20 अरब डॉलर, ध्यान रखिएगा। यह सहायता करेंसी स्वैप लाइन के माध्यम से प्रदान की गई है और इस समझौते के तहत अमेरिका अर्जेंटीना की स्थानीय मुद्रा यानी पेसो के बदले अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराता है। किसके बदले? पेसो के बदले क्या कराएगा? वो अपना डॉलर उपलब्ध कराता है। राजधानी की बात करें तो ब्यूनस आयरेस है। कहाँ की? अर्जेंटीना की। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? जेवियर माइली। मुद्रा वहाँ की क्या है आपकी? पेसो। तो ध्यान रखना, पेसो। लेकिन अमेरिका चला गया और डॉलर में काम कराएगा। हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन होने वाली राबू बाला सरस्वती देवी का संबंध किस क्षेत्र से था? क्या नाम है इनका? राबू बाला सरस्वती देवी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका नाम ध्यान रखना। और इनका संबंध था, गायिका भी थी, एक अच्छी अभिनेत्री भी थी। तो अभिनेत्री भी थी और गायिका भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ, यानी कि दोनों। गायिका भी थी और ये एक्ट्रेस भी थी। तो राबू बाला सरस्वती देवी जो एक प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी का 97 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। उन्हें तेलुगु सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका होने का गौरव प्राप्त था। ऑल इंडिया रेडियो पर सुगम संगीत प्रस्तुत करने वाली पहली कलाकार भी थी। उन्होंने 1943 में फिल्म भाग्य लक्ष्मी से अपने गायन करियर की शुरुआत की थी और 2023 में उन्हें BIS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था, ध्यान रखना आप लोग। कुछ और हैं देखो, प्रमुख निधन कुछ, जैसे कि बॉब सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध क्रिकेटर, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, इनका भी देहांत हो गया है। रवि नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, हेरोल्ड डेनिस सेवानिवृत्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर थे, TN मनोहरन, और उसके अलावा देखिए आप लोग, तो ये 2-4 और हैं, पंडित लच्छूलाल मिश्र भी, इनको भी याद रखना। ये सब की मृत्यु हो चुकी है। और 2 और हैं आपके, DD लापांग मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री, ध्यान रखना आप लोग। 1992 से 2008 के बीच में 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है आपका। और अभी तो हमने पढ़ाई है राबू बाला सरस्वती देवी जो गायिका और क्या थी? अभिनेत्री तेलुगु सिनेमा की। चलो आगे चलते हैं। 20 अक्टूबर को मनाया जाने वाला कौन सा दिवस प्रत्येक 5 वर्ष में केवल एक बार आता है? ध्यान से देखना। तो 20 अक्टूबर को, यानी 20 अक्टूबर को मनाया जाने वाला कौन सा दिवस प्रत्येक 5 वर्ष में केवल एक बार आता है, यानी कि 5 वर्षों के बाद एक बार आता है। तो कौन सा दिवस है वो? सिर्फ नहीं, विश्व सांख्यिकी दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना आप लोग। विश्व सांख्यिकी दिवस ये 5 सालों में क्या आता है? एक बार आता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इसे चौथी बार मनाया गया, ध्यान रखना। पहली बार ये 2010 में मनाया गया था और थीम इस बार क्या है? ड्राइविंग चेंज विद क्वालिटी
स्टैटिक्स एंड डेटा फॉर एवरीवन, ये इसकी थीम रहेगी। और भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं, पीसी महालनोबिस की जयंती पर। तो ये सवाल आपका अलग है, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी है। और अगर विश्व वाला पूछा जाएगा आप लोगों से तो वो मनाते हैं हम 20 अक्टूबर को, और ये हर 5 साल में केवल एक बार मनाया जाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है और इस बार मनाया गया है, तो ध्यान रखना आप लोग। किस देश ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है? देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अब इनको नागरिक सम्मान देने का अनाउंसमेंट किसने कर दिया है? तो वो कर दिया है इजराइल ने। किसने कर दिया है? इजराइल ने कह दिया कि भैया हमारा जो सर्वोच्च सम्मान है हम डोनाल्ड ट्रंप जी को देंगे। तो इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा कर दी है। यह सम्मान गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है, ध्यान रखना। और इसके अलावा मिस्र ने भी ट्रंप को अपने सर्वोच्च सम्मान, मिस्र ने भी किसको भैया? मिस्र ने भी ट्रंप को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित करने की घोषणा की है। नोट की बात करें, जून 2023 में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को भी मिस्र का ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रदान किया गया था। तो 2023 में अपने मोदी जी को भी पुरस्कार मिला था, अब ट्रंप साहब को भी दे दिया गया है। चलिए, भारत में गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया जाने वाला स्वदेशी ऐप कौन सा है? तो कौन है भैया? तो ये देखो सब दे रखे हैं आपके, इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? मैपल्स, MEPPLS, मैपल्स। तो गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए भारत में स्वदेशी ऐप क्या होगा? मैपल्स लॉन्च किया गया है। इसे मैप माई इंडिया, किसको? मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्पल ऐप स्टोर पर गूगल मैप्स के बाद 2 नेविगेशन ऐप बन गया है। विशेषताएं: सटीक घर घर नेविगेशन करेगा, 3D जंक्शन व्यू करेगा, ट्रैफिक को सुविधा निगरानी और भारतीय भाषाओं का क्या करेगा? समर्थन। तो ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल पॉवर्टी डे हम कब मनाते हैं भाई? तो ये मनाते हैं हम लोग 17 अक्टूबर को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं साथियों? तो मनाते हैं 17 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग। चलो, उद्देश्य क्या होगा? दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रति जागरूक बढ़ाना। इसकी शुरुआत कब हुई? आपकी 17 अक्टूबर 1987 को हुई थी और 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक मान्यता दी गई। थीम क्या रहेगी इसकी? परिवारों के सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करके सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। तो थीम बहुत बड़ी है, तो ये तो ऑप्शन में भी नहीं आने वाली इतनी बड़ी थीम, तो बस याद रखना आप लोग कब मनाते हैं? 17 अक्टूबर, यही काफी है। यूनेस्को ने चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का पहला आभासी संग्रहालय किस देश में लॉन्च किया है? तो ये कहाँ पे कर दिया आप लोगों का? तो ये कर दिया है स्पेन में। कहाँ पे किया है? स्पेन में। तो यूनेस्को ने चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का पहला आभासी संग्रहालय कहाँ बना दिया है? तो स्पेन में। तो यूनेस्को ने स्पेन के बार्सिलोना में चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का पहला वैश्विक आभासी संग्रहालय शुरू किया है। चलिए, इसका शुभारंभ की बात करें तो 29 सितंबर 2025 को इसमें 46 देशों की लगभग 240 लापता वस्तुएं प्रदर्शित हैं और इसे इंटरपोल के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस संग्रहालय के लिए वित्तीय सहायता सऊदी अरब ने प्रदान की है। तो ध्यान रखना, वित्तीय सहायता कहां से मिली है? तो सऊदी अरब ने दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का 7वां हब उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? यानी कि 7वां हब कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका अयोध्या में। कहाँ किया जाएगा? तो ये अयोध्या में किया जाएगा, आप लोगों का ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में NSG का 7वां हब स्थापित किया जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर हरियाणा में NSG के 41वें स्थापना दिवस यानी 14 अक्टूबर 2025 पर इसकी घोषणा की है। उद्देश्य क्या होगा? उत्तर भारत में आतंकवादी खतरों के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना। अन्य 6 हब कहाँ पर हैं?
मुंबई है, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और आपका जम्मू में है। 7वां कहाँ बनने जा रही है आपका? अयोध्या में। और अयोध्या में जानते हो आप लोग राम मंदिर और भी चीजें हैं। अक्टूबर 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिए भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही भैया आपकी 85। कौन सी रैंक रही है आपकी? 85, ध्यान रखना। तो अक्टूबर 2025 की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट 85 रैंक पर रहा है और भारतीय पासपोर्ट धारकों को 57 देशों में वीजा मुफ्त प्रवेश की सुविधा है। पहले नंबर पर सिंगापुर रहा, दूसरे पर दक्षिणी कोरिया और तीसरे पर रहा आपका जापान। सबसे नीचे कौन रहा है आपका? अफगानिस्तान। और अमेरिका पासपोर्ट शीर्ष 10 से आपका बाहर हो चुका है और वो है आपका 12वें नंबर पर। तो हमारी रैंक कौन सी है? हमारी रैंक क्या है? 85। ये पहले नंबर पर कौन है? सिंगापुर। ध्यान रखना सबसे नीचे कौन है आपका? अफगानिस्तान। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पहला उप प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको दिया गया भैया? तो डैन कैटस को किया गया है। किसको? डैन कैटस को नियुक्त किया गया है। और इनके बारे में बताऊं मैं आपको। डैन कैटस को IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ। उन्होंने गीता गोपीनाथ, जो भारतीय थे, उन्होंने गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है, जिन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय वापस जाने के लिए पद छोड़ दिया था। नियुक्ति से पहले डैन कैटस अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ थे। IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC है और यहाँ की जो प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। चलिए आगे देखते हैं। अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई, कहाँ पर? अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो देखिए भी सबसे ज्यादा पदक जीत लिए हैं चाइना ने। किसने? चाइना ने। हुआ अहमदाबाद गुजरात में है, लेकिन पदक जीत लिए हैं सबसे ज्यादा चाइना ने। तो चीन ने इस चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक जीतकर पहला हासिल स्थान किया है। चीन ने 54 पदक जीते हैं, 40 स्वर्ण पदक हैं, 10 रजत हैं और 4 कांस्य हैं। दूसरा स्थान किसको मिला है? कजाकिस्तान को 23 पदक। तीसरा स्थान किसको मिला है? 21 पदक जापान को मिला है। भैया भारत की रैंक है आपकी कौन सी? भारत 13 पदक के साथ में 4 रजत हैं, 9 कांस्य हैं, मतलब गोल्ड एक नहीं मिला। ये तो बहुत दुख की बात है। तो 4 रजत हैं और 9 क्या है आपके? कांस्य है के साथ 11वें स्थान पे रहा भारत। कौन से पे? 11वें स्थान पे। और यह आयोजन पहली बार भारत में अहमदाबाद में हुआ था। ध्यान रखना आप लोग। सही है भाई। तो ये क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, है ना, इसमें गोल्ड नहीं जीता है, तो ध्यान रखना। 4 रजत हैं, 9 आपके कांस्य हैं। चलो, हाल ही में अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच किस सीमा रेखा पर संघर्ष हुआ है? तो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? अभी मैकमोहन रेखा सब जानते हैं। भारत और किसके बीच में है ये? भारत और आपके चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है ना। और डुरंड रेखा जो है यही है आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डुरंड रेखा। ध्यान रखना। और ये बाकी भी दोनों याद रखना। मैकमोहन रेखा भारत चाइना के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, और डुरंड रेखा कभी थी ये भारत अफगानिस्तान में, लेकिन अब पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान के बीच में है। तो अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन पर सीमा संघर्ष हुआ है और यह 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से सबसे घातक टकरावों में से एक है। तालिबान डुरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता, जबकि पाकिस्तान इसे मान्यता देता है। ये ध्यान रखना। तो इन दोनों में आपस में विवाद है। चलो, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हाल ही में कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? ध्यान रखना, कौन सा? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हाल ही में कौन सा दर्जा मिला है? तो इसको मिला है मिनी रत्न का। ना महारत्न ना रत्न, क्या मिला है? मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है आपका। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 14 अक्टूबर 2025 को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है और यह
विशाखापत्तनम में स्थित भारत की सबसे पुरानी शिप बिल्डिंग कंपनियों में से एक है। इसे 2010 में रक्षा मंत्रालय के अधीन किया गया था। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो समुद्र शक्ति किसके बीच होता है भाई? तो ये होता है आपका इंडोनेशिया की। किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है समुद्र शक्ति। तो ध्यान रखना, समुद्र शक्ति 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसेनाओं के बीच आयोजित होता है। स्थान कहाँ पर हुआ है? विशाखापत्तनम भारत में 14 से लेकर 17 अक्टूबर तक, और यह इस अभ्यास का 5वां संस्करण था। इसकी शुरुआत कब हुई है? 2018 में। तो ध्यान से रखना, समुद्र शक्ति 2025 कहाँ पर हुआ है? विशाखापत्तनम में, और ये होता किसके बीच में है? भारत और इंडोनेशिया। देखिए इसके अलावा कुछ और भी है हमारे। समुद्र शक्ति हमने पढ़ लिया है, तो भारत इंडोनेशिया हो गया आपका। अगला क्या है आपका? ऑस्ट्रिया हिंद, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। देखो ऑस्ट्रिया और हिंद हिंदुस्तान हो गया। 10वीं नेटपोट्रिक्स भारतीय तटरक्षक का है। कोंकण भारत और यूके के बीच होता है आपका। ड्रोन कवच भारतीय सेना और आईटीबीपी के द्वारा होता है। फ्रीडम एज अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और जापान के मध्य। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ध्यान रखना आप लोग। कौन सा? फ्रीडम एज। अमेरिका, दक्षिणी कोरिया, जापान, और हुआ कहाँ है? दक्षिणी कोरिया में। ये भी इंपॉर्टेंट है। जापत, जापत देखो भारत और रूस के मध्य हुआ है, रूस में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका जापत। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध कौशल 3 पॉइंट भारतीय सेना के बीच हुआ है। और बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और आपका सिंगापुर के हुआ है। तो ये कुछ हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास जो हाल फिलहाल दिनों में हुए हैं, तो ध्यान रखना। देखिए साथ अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल क्या हमारा? भारत में सर्वाधिक प्रभावित नक्सल जिलों की संख्या 6 से घटकर कितनी रह गई है? देखिए भाई, नक्सल जिले हमारे पहले कितने थे आपके? 6 से घटकर कितनी रह गई है? तो नक्सल की संख्या हमारे यहाँ अब रह गई है 3। यानी 3 जिलों से हमने नक्सलवादियों को निकाल दिया है, या मतलब थोड़ा प्रभाव वहां से खत्म हो चुका है नक्सलियों का। तो संख्या कितनी रह गई आपकी? 3। तो भारत में सर्वाधिक प्रभावित नक्सल जिलों की संख्या घटकर अब केवल कितनी? 3 रह गई है। और ये 3 जो जिले हैं वो कहाँ पड़ते हैं? छत्तीसगढ़ के जिले हैं। बीजापुर, सुकमा और आपका नारायणपुर। ये तीनों को ध्यान रखना आप लोग। एक बीजापुर है, सुकमा है, और एक आपका नारायणपुर है। देश में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कुल जिलों की संख्या 18 से घटकर कितनी रह गई है? 11। तो इसे भी याद रखना आप लोग। और सरकार का लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करना है भारत से। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना आप लोग। वर्ष 2025 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA, इसकी तो स्थापना भी हमने की थी। तो इस बार अध्यक्षता भी कौन करेगा? मेजबानी तो भारत ही करेगा। तो 27 से 30 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडप में 8वें ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। और भारत पहले ही अपनी बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कर रहा है। मुख्यालय कहाँ होगा इसका? गुरुग्राम। अध्यक्ष कौन होंगे इसके? आशीष खन्ना। ध्यान रखना आप लोग। और बता दूं आपको मैं, ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम में, हरियाणा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 125वीं जयंती पर सरदार @150 एकता मार्च कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया आपका एकता मार्च पंजाब में। कहाँ पे किया गया है? ये शुरू किया गया आपका पंजाब में। तो पंजाब के राज्यपाल कौन है? पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में सरदार @150 एकता मार्च अभियान का शुभारंभ किया। और यह अभियान 6 दिसंबर तक चलेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और एकता को बढ़ावा देना है। ध्यान रखना। कब तक चलेगा ये चलेगा आपका 6 दिसंबर तक। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ
प्लूटोनियम प्रबंधन समझौते से हटने का निर्णय लिया है। देखिए, अगर कोई देश अमेरिका से हटेगा तो वो ताकतवर ही होगा। चाइना, ईरान, रूस, उत्तरी कोरिया, तो रूस हट गया है। कौन? रूस। ध्यान रखना आप लोग। तो रूस की संसद ने अमेरिका के साथ में प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटन समझौते से हटने की मंजूरी दी है। यह समझौता 2000 में हुआ था और इसका उद्देश्य हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का निपटान करना था। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के कारण रूस ने यह कदम उठाया था। चलिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने भारतीय बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में चुना गया है? कौन सा? ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में चुना गया है। तो कितनों को भैया? तो 3 को चुना गया है। कितनों को? 3। तो ध्यान रखना, और वो 3 हैं कौन कौन से, उनको जान लेते हैं। तो भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। एक तो है दीनदयाल पोर्ट जो गुजरात में है, दूसरा BO चिंदवारनार पोर्ट ये तमिलनाडु में है, और तीसरा जो पारादीप है आपका वो उड़ीसा में है। तो ये तीनों के नाम याद रखना। दीनदयाल पोर्ट गुजरात वाला हो गया, BO चिंदवारनार पोर्ट तमिलनाडु का हो गया, और पारादीप पोर्ट आपका हो गया उड़ीसा का। इन तीनों को लक्ष्य क्या है? 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन करना। आगे चलते हैं। द विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। बस इतना ही थोड़ा याद रखना आप लोग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? कौन सा? मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। तो किसको किया है? दीपिका पादुकोण को। ध्यान रखना, फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है ये दीपिका पादुकोण, उनको किया है। तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है, और यह घोषणा 10 अक्टूबर को की गई है। और दीपिका का द लिव लव लाइफ फाउंडेशन 2015 से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर काम कर रहे हैं। आगे देखिए, क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट, वनडे, T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए? टेस्ट में 50 मैच खेले हों, T20 में भी और आपका ODI में भी। तो वो कौन से खिलाड़ी हैं? जसप्रीत बुमराह। जानते हो भाई? बुमराह को तो सभी जानते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो बुमराह सभी तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों 50 या उससे अधिक मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में हासिल की। वह ऐसा करने वाले कुल 7वें भारतीय खिलाड़ी हैं। अन्य सभी क्या है? स्पिनर या फिर आपके बल्लेबाज हैं। या तो बल्लेबाज हैं या वो स्पिन गेंदबाज हैं। फास्टर पहले कौन है? बुमराह जी। चलो आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा के अंदर। कहाँ पे किया गया है? गोवा के अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पर? गोवा में किया गया है। तो गोवा में विविधता के उत्सव अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन हुआ है, और यह इसका तीसरा संस्करण था, और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? प्रमोद सावंत ने किया है। और यह उत्सव दिव्यांग जनों की प्रतिभा और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप लोगों से ध्यान रखना कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो गोवा के अंदर। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को हाल ही में किस प्रमुख कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो भाई नाम जानते होंगे इनका आप लोग, ऋषि सुनक। कौन है? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। तो किस कंपनी में इनको सलाहकार नियुक्त किया गया है वो हमें बताना है। देखिए साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और कंटेंट बढ़िया लग रहा हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना आप लोग। तो क्या आंसर होगा इसका भाई? तो माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है ना, तो उसमें क्या बने हैं? वरिष्ठ सलाहकार बने हैं ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक क्या है? ऋषि सुनक को माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है। अच्छा, एंथ्रोपिक था क्या ऑप्शन में? अच्छा, ये भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ए और आपका बी हो जाएगा। तो ऋषि सुनक को माइक्रोसॉफ्ट और आपका एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है।
वह इन कंपनियों को आर्थिक और भू राजनीतिक सुझावों पर सलाह देंगे। वह इससे होने वाली आय द रिचमंड प्रोजेक्ट चैरिटी को दान करेंगे। ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो कौन सी? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो वो किया है राजधानी दिल्ली से। कहाँ से किया है? दिल्ली से किया है। तो मोदी जी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की है। इसके साथ ही उन्होंने 42,000 करोड़ रुपए की कृषि परियोजनाओं की शुरुआत की है और एक अन्य पहल दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की भी शुरुआत की है। तो दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, ये भी शुरुआत किसने की है? मोदी जी ने की है, दिल्ली में। विश्व छात्र दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? और इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, और वो व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट है जिनके जयंती पर ही मनाया जाता है। तो क्या नाम है उनका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर। और हर साल 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ध्यान रखना आप लोग। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहते थे। जन्म उनका रामेश्वरम में हुआ था और वे 2002 से लेकर 2007 तक क्या रहे थे? भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। आगे जाओ। भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है साथियों हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद के अंदर। तो भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद के अंदर किया गया है। चलो आगे देखो। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन 12 अक्टूबर 2025 को किया गया था। यह टी चिप कार्यक्रम की पहल है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जन जागरूकता बढ़ाना है। महाराष्ट्र के कितने समुद्र तटों को अक्टूबर 2025 में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? या हाँ दिया गया है। कौन सा? ब्लू फ्लैग। तो ब्लू फ्लैग की बात करें और कितने तटों को? तो 5 तटों को। ध्यान रखना, महाराष्ट्र के 5 तटों को। तो महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। ये तट कौन कौन से हैं? श्रीवर्धन, नागांव, पुलिन, गुहागर और आपका है लाडघर। ध्यान रखना। और यह प्रमाणन डेनमार्क की फी संस्था द्वारा स्वच्छता और पर्यावरण मानकों के लिए दिया गया है। तो श्रीवर्धन, नागांव, पुलिन, गुहागर और आपका लाडघर, ये सब याद रख लेना आप लोग अच्छे से। चलिए, पैट्रिक हर्मिनी ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? किसको? पैट्रिक हर्मिनी को। तो पैट्रिक हर्मिनी ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो भैया वो हैं सेशेल्स। कौन सा देश है? तो सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं कौन? यूनाइटेड सेशेल्स पार्टी के नेता पैट्रिक हर्मिनी ने 52% वोटों के साथ सेशेल्स का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका, बेबल राम कलावन को हराया है। सेशेल्स की बाद राजधानी क्या है इसकी? विक्टोरिया है। और मुद्रा वहां की क्या है? रुपया है। ध्यान रखना। नागालैंड के पहले एकीकृत इक्का पार्क की आधारशिला किसने रखी है? तो ये रखी है हमारे मोदी जी ने भैया, प्रधानमंत्री ने, है ना। तो नागालैंड के पहले एकीकृत इक्का पार्क की आधारशिला मोदी जी ने रखी है। चलो इसमें आगे देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के तुसीडिंगोंग में राज्य के पहले एकीकृत इक्का पार्क की आधारशिला रखी है और यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बनाया जा रहा है। भारत का पहला एकीकृत इक्का पार्क अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पर भैया? जीरो में है। वहाँ कोई स्थान है जीरो, वहाँ पर है। और अभी कहाँ बनाया आपका? यहाँ पर। संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, ओस्ट्रा हिंद 2025, तो ओस्ट्रा से तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हो गया हिंदुस्तान। तो ये कहाँ पर? पर्थ। और पर्थ पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये शुरू किया गया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। कब?
13 से 26 अक्टूबर 2025 को। इसकी शुरुआत हुई 2022 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले आपको, इन्हें एक बार फिर से आप पढ़ लेना। जितनी बार हम चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, उतना ही हमें जल्दी से याद रहता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो एक बार ध्यान से देख लेना। WCPA केंटन मिलर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वो कौन बनी है? आपकी सोनाली घोष बनी है। ध्यान रखना, WCPA केंटन मिलर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सोनाली घोष बनी है। डॉक्टर सोनाली घोष, याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्र निदेशक हैं। यह प्रतिष्ठा पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी है। उन्हें यह सम्मान आबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में दिया गया है। यह पुरस्कार संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में नवाचार के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखना, इसलिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। प्रसिद्ध अभिनेत्री डायने कीटन का निधन हो गया है। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए भाई, अभिनेत्री हैं डायने कीटन, फेमस हैं, इन्हें दिया था ऑस्कर। और आप जानते हो कि फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये प्राप्त कर चुकी हैं। अब इनकी डेथ भी हो गई है। चलिए, तो हॉलीवुड अभिनेत्री हैं आपकी डायने कीटन, 79 में इनकी निधन हो चुका है। ऑस्कर इन्हें कब मिला? 1978 में। गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा जैसे पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। द गॉडफादर फिल्म में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थी। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए साथियों, मतलब 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो क्या नाम है उनका? भरत थम्मीनेनी। बात समझ में आ रही है भाई? पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भारतीय से नाम देखो भरत है, याद करने की दिक्कत ही खत्म हो गई आपको। पहले भारतीय कौन है? तो भरत ही है आपके, तो भरत थम्मीनेनी, तो ये बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के भरत थम्मीनेनी कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, आंध्र प्रदेश के। तो भरत थम्मीनेनी दुनिया की 9 सबसे ऊंची चोटियों जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने 14 अक्टूबर 2025 को माउंट चोओयू 8188 मीटर पर चढ़ाई करके यह रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने यह उपलब्धि बिना किसी शेरपा की सहायता से हासिल की है। तो बहुत बड़ी बात है, बिना किसी शेरपा के इन्होंने इतनी चोटियों पर चढ़ाई कर ली है। तो क्या नाम है इनका? भरत थम्मीनेनी। कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश के। तो इसी के साथ साथियों आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो का लिंक अपने साथियों मित्रों को शेयर कीजिएगा। ऐसी क्लासें हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी। अभी तो हम पीछे का पढ़ रहे हैं, अभी दिसंबर चल रहा है तो हम पढ़ा अक्टूबर कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर पिछले 6 महीने करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। तो आगे जो भी तुम्हारे एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे वो आपका जे का हो, स्टेनो का हो या SI या फिर आपका जो भी एग्जाम आगे हैं, तो उन सब में आपका 6 महीने पहले करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए हमने सितंबर से शुरू किया है। तो सभी साथी सहयोग बनाए रखें हमारा। धन्यवाद।